Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to the Indian Military History Podcast. I am your host Vikram Dalal, and today we have with us again our favorite infantry officer, Colonel S.K. Dalal, also my father. Welcome to the show, Dad. Thank you. Good morning, good evening, viewers. And we continue with our podcasts. It's a good thing that we're now almost every day we're doing a podcast. Nice. Thank you. ये ऑसम। तो आज हम बात करेंगे ईरानियन एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की। तो जैसे हम Okay. जानते हैं कि अभी मिडिल ईस्ट में कितनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो हमने सोचा कि इसमें हम डिटेल्स में जा सकते हैं कि ईरान जो है एक बहुत बड़ी कंट्री है, मिडिल ईस्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, काफ़ी सैंक्शंस लगे थे इनमें, इनकी क्या सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं, क्या डिफेंस पॉलिसीज़ है, इनने काफ़ी सारे मिलिशियाज जो हैं अदर कंट्रीज जो कि आसपास है इन द मिडिल ईस्ट, उनको फंड किया है, उनको ट्रेनिंग दी है, उनको वेपन्स दिए हैं। तो वो कौन कौन सी मिलिशियाज हैं, क्या वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, क्या उनकी पॉलिसी है, क्या इनकी हिस्ट्री थी और क्या उनकी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं, राइट? तो हम आज इसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। Okay. या लेट्स फर्स्ट पहले समझ लेते हैं कि ये ईरान को क्या जरूरत पड़ी कि इस पूरे एरिया के अंदर अपने प्रॉक्सीज एस्टेब्लिश करने की क्यों जरूरत पड़ी। हम्म, 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन से पहले शाह ऑफ ईरान रूल करते थे ईरान के ऊपर, और सऊदी अरेबिया में सऊदी किंग्स थे। लेकिन सऊदी किंग्स तो अपने पॉपुलेशन को मैनेज कर पाए ठीक तरह से। शाह ऑफ ईरान वाज नॉट एबल टू मैनेज हिज पॉपुलेशन। उनको काफी रेजिस्टेंस हुई, उनके यहाँ काफी करप्शन था उनके यहाँ। और एक मास मूवमेंट खुमैनी ने चलाई, जो कि ईरान के शाह को कि वो वहां से उखाड़ने के लिए। वो रेजिस्टेंस 1979 तक पीक पे आ गई और 1979 में दैट रेजिस्टेंस वाज सक्सेसफुल। उसके बाद शाह को देश छोड़ना पड़ा और खुमैनी ने एक शिया शियाइत रूल जो है वो कायम कर दिया। इस्लामिक शियाइट रूल जो है वो कायम कर दिया ईरान के अंदर। अब इसके बाद क्या हुआ कि ईरान सऊदी अरेबिया को डर लग गया एकदम से कि अगर ईरान के अंदर शिया रूल आ गया है, तो क्योंकि इराक के अंदर शिया मेजोरिटी है, सऊदी अरेबिया में इटसेल्फ काफी शिया लोग हैं, सीरिया में शिया मेजोरिटी है, इसी तरह करके कई कंट्रीज में, अरब मिडिल ईस्ट में कई कंट्रीज में शिया पॉपुलेशन काफी है। हम्म। तो उस डर के कारण सऊदी अरेबिया ने अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ अपनी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज है उनको बढ़ाना शुरू कर दिया। उनके साथ एक डिफेंस पैक्ट टाइप, नॉट एग्जैक्टली डिफेंस पैक्ट, बट उस तरह का अपना सिस्टम खड़ा कर लिया जिससे कि वो ईरान को इस एरिया के अंदर ईरान को कंट्रोल कर सके। ओके। ओके, दिस वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट। ओके। ओके, नाउ लेट अस गो टू ईरान ने क्या किया। ईरान ने जैसे ही रेवोल्यूशन हुई, ईरान ने उसके बाद सबसे पहले फैसला ये किया कि अपने बॉर्डर से दूर लड़ाई जो भी कोई होगी उससे उसको अपने बॉर्डर से दूर रखा जाए। हम्म। इसके लिए ईरान ने पूरे कंट्रीज मिडिल ईस्ट के अंदर धीरे धीरे करके अपने इन्फ्लुएंस के लोगों के साथ मिलकर अपने प्रॉक्सीज खड़ी करनी शुरू कर दी, जो कि उन एरियाज में रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती थी। तो ये कब किस टाइम लाइन में इनने स्टार्ट किया इनको खड़ा करना? इन्होंने 1979 के बाद ही शुरू हो गए थे और ये हम्म। 1980s 90s में ये इफेक्टिव पे आ गए थे। 1990s तक इफेक्टिव पे आ ओके। गए थे। लेकिन बीच में इराक ईरान वॉर हुई, उसके हम्म। अंदर इराक और ईरान की आपस में लड़ाई रही। उस लड़ाई के दौरान ये नहीं हो पाया। उसके बाद इन्होंने 2001 के बाद इस ये प्रॉक्सीज जो है उनको अपने ठीक तरह से उनको खड़ा करना शुरू कर दिया पूरे रीजन के अंदर। पॉइंट अब ये है कि मतलब अपना एक नेटवर्क बना लो प्रॉक्सीज का, जो कि आपके जो दुश्मन हैं या जो आपके एडवर्सरीज हैं उनके उनके पास हो और आपसे दूर हो, तो ताकि दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कि आप तक ना पहुंच पाए वॉर। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बेसिकली एक्ट करे आपके लिए। या तो ओके। अब क्या है कि एक ये डाइकोटमी है सिस्टम की, अमेरिकन सिस्टम की, कि एक सोशलिस्ट रजीम था इराक में सद्दाम हुसैन का, जो हम्म। कि एक जो कि ईरान के इन्फ्लुएंस को रोके हुए था। इसी तरह सीरिया में भी एक सोशलिस्ट रजीम था, दोनों को, और लीबिया में भी सोशलिस्ट रजीम था, जो कि कंट्रीज उनके अच्छे कर रहे थे। उनके कंट्रीज की पॉपुलेशन की डेवलपमेंट इंडेक्सेस काफी अच्छे थे बाकी कंट्रीज से, और वो काफी
स्टेट्स स्टेबल थे उन सोशलिस्ट रेजिम्स के नीचे, लेकिन इन तीनों रेजिम्स को अमेरिका ने एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। इराक के अंदर तो वो घुसी गए, लीबिया के अंदर गद्दाफी को उन्होंने एक तरह से उखाड़ फेंका, और सीरिया के अंदर, नॉर्थ सीरिया के अंदर कुर्द्स के साथ मिलकर उन्होंने अपने वहां पे अड्डे एस्टेब्लिश कर लिए अमेरिका ने। इसके कारण क्या हुआ कि ईरान को, एक तो क्योंकि इराक के अंदर शिया पॉपुलेशन मेजॉरिटी है, तो ईरान को फुट होल्ड मिल गया इराक के अंदर इस कार्रवाई के बाद। उससे पहले इराक के अंदर ईरान का कोई फुट होल्ड नहीं था, क्योंकि वो सद्दाम हुसैन ईरान को दूर रखे हुए था। इवन ईरान इराक वॉर के अंदर भी सद्दाम हुसैन ने ईरान को ज्यादा कुछ जीतने नहीं दिया, मौका नहीं दिया ज्यादा कुछ हासिल करने का। लेकिन उसके बाद अब जैसे ही इराक में अमेरिकन फोर्सेस आ गई, सऊदी अरेबिया में अमेरिकन फोर्सेस हैं, यूएई, ओमान वगैरह में भी अमेरिकन फोर्सेस बेसिस हैं, कतार में भी अमेरिकन बेस है। मैं अपना स्क्रीन दिखाता हूँ। मैं अपना स्क्रीन दिखाता हूँ। हाँ, ओके। पूरे मिडिल ईस्ट में तकरीबन अमेरिका ने, इजराइल ने मिलके, सऊदी अरेबिया, इजराइल और अमेरिका, इनका, सऊदी अरेबिया इजराइल का आपस में अलायंस है, क्लोज अलायंस है इनका, और अमेरिका सपोर्टेड है दोनों। तो इनके तकरीबन बेसिस जो है पूरे मिडिल ईस्ट के गल्फ कंट्रीज में है, और सऊदी अरेबिया गल्फ कंट्रीज में, ओमान, कतार, यूएई, इनमें बेसिस हैं। सीरिया में, नॉर्थ सीरिया के अंदर कुर्द पॉपुलेशन है जो कि सीरिया के गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई कर रही थी। कुर्द पॉपुलेशन के साथ मिलकर उन्होंने वहां पे भी अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया। कुर्द लड़ाकों को खड़ा करके और एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी। सीरिया के असाद प्रेसिडेंट हैं जो उनके खिलाफ। यहाँ पे उनको कर्ड्स बोलते हैं, कर्ड्स या जैसे योगर्ट बोलते हैं इनको, बट इट्स मतलब, लेकिन एक्चुअल नेम है कुर्द, राइट? हाँ, कुर्द एक्चुअल नेम है। तो कर्ड्स जो है वो, कुर्द जो है उनको वहां पे खड़ा कर दिया। कुर्द पॉपुलेशन इराक में भी है, कुर्द पॉपुलेशन सीरिया में भी है, और ईरान में भी थोड़े बहुत कुर्द पॉपुलेशन है। तो ये कुर्द जो है इराक में भी सद्दाम हुसैन के खिलाफ लड़ रहे थे। इनको भी सद्दाम हुसैन के खिलाफ पहले यूज किया, लेकिन उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया। कुछ कुर्द पॉपुलेशन तुर्की में भी है। तो कुर्द इन 3-4 स्टेट्स में डिवाइडेड है सारे ये। अब हम ये सब होने के बाद ईरान ने अपने प्रॉक्सीज को यहाँ पे इफेक्टिव कर दिया। ईरान के प्रॉक्सीज अब देखते हैं, अब अगर हम देखें तो ये प्रॉक्सीज ज्यादा प्रोमिनेंस में अभी आए हमस इजराइल वॉर के बाद। 7 अक्टूबर से जो वॉर शुरू हुई है, 7 अक्टूबर को जैसी वॉर शुरू हुई तो हमस को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया अमेरिका ने। तो सबसे पहला जो इनका जो प्रॉक्सी है वो हमस है। हालांकि हमस अरब सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हमस को वेपन सप्लाई और ट्रेनिंग, ये 2 काम ईरान करता रहा है पहले से ही। हमस यहाँ पे हमस गजा के अंदर है। हमस के अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद, PIJ, पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गजा के अंदर है। एक्चुअल में ईरान पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद के ज्यादा नजदीक है, और उनको पहले से ही सपोर्ट करता रहा, उनको वेपन्स भी सप्लाई करता रहा, वो ज्यादा इनके क्लोज हैं। इसके अलावा जो पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद गजा के अंदर और कुछ वेस्ट बैंक के अंदर भी इनके लोग हैं, जो कि वेस्ट बैंक के अंदर भी इनके लोग इफेक्टिव हैं। इनका जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है इस एरिया के अंदर वो है हिजबुल्ला, जो कि लेबनान बेस्ड है। लेबनान के अंदर वो इजराइल के लेबनान के बॉर्डर के ऊपर हिजबुल्ला डिप्लॉयड है, और हिजबुल्ला के तकरीबन 1 लाख लोग हैं जो कि तैयार हैं, लड़ाकू हैं जो लड़ने के लिए रेडी हैं। ये एक तरह से, हाँ, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो हम कह देते हैं, लेकिन एक तरह से इनकी बड़ी पावरफुल कन्वेंशनल फोर्स भी है। ये इनका मिक्स है, कन्वेंशनल प्लस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का मिक्स कह लीजिए आप हिजबुल्ला को। अब इराक के अंदर भी इनके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ईरान सपोर्ट करता है, जो कि इराक के अंदर इनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उसके अलावा इनके हुतीज के बारे में हमने कल बात की थी, के बारे में कल बात कर चुके हैं हम। हुतीज इनके को वेपन्स, और पिछले 10 साल से जो 9-10 साल से जो लड़ाई चल रही है वहां पे हुतीज को वेपन सप्लाई और ट्रेनिंग वगैरह ये ईरान देता रहा है। हुती शिया है तो हुतीज ईरान के क्लोज है।
ओके। इसके अलावा सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं असाद, ये भी शिया हैं, शिया हैं, और ये असाद का भी अलायंस ईरान के साथ काफी गहरा है। सीरिया के असाद और ईरान का के ताल्लुकात अपने तरफ से रशिया के साथ भी बड़े अच्छे हैं। तो इनके लिंक्स रशिया के साथ भी हैं, चाइना के साथ भी ईरान ने काफी अपनी रिलेशंस को कल्टीवेट किया, और चाइना के साथ भी रिलेशंस ईरान ने काफी गहरे बना लिए हैं पिछले कुछ सालों। ये ईरान ने इसको ईरान बोलता है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इन सबको। ये तो अगर हम इनको समराइज करें तो बेसिकली यहाँ पे इजराइल के अंदर तो इनकी जो मेन एडवर्सरीज हैं जिनको आप बोल सकें वो हैं इजराइल और सऊदी अरेबिया, जी, राइट। और आप यूएई को भी आप गिन लो उसमें अगर गिनना है तो, लेकिन मेन जो एडवर्सरीज हैं सऊदी अरेबिया, इजराइल। अब इजराइल को काउंटर करने के लिए इनके पास यहाँ पे पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद PIJ यहाँ पे वेस्ट बैंक में है और गाजा स्ट्रिप में है। दूसरा ऊपर यहाँ पे इनके लेबनान के वो हिजबुल्लाह हो गए, थोड़ा बहुत सीरिया में है, इराक में है और हुतीज में है। तो मतलब हुतीज ने इनको घेर रखा है और इजराइल को दो या तीन साइड से यहाँ पे घेर रखा है, और यहाँ पे सीरिया और इराक ने भी मतलब दोनों तरफ से। तो इनके मतलब ठीक है, इन्हें काफी इनको एक घेराबंदी कर रखी है अपने ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है ईरान की। लेकिन ऐसा नहीं है, इजराइल और अमेरिका भी यहाँ पे अपने प्रॉक्सीज लगाए हुए हैं। ऐसी तरह इजराइल के भी प्रॉक्सीज हैं, सीरिया के अंदर कुर्द्स हैं जैसे, इसी तरह इराक के अंदर इजराइल के मोसाद ट्रेंड प्रॉक्सीज हैं, सब कंट्रीज में, सब जगह पे। और यमन के अंदर जो गवर्नमेंट, जो यमन जो हुतीज हैं, इनके खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं, उनको इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरेबिया की सपोर्ट है। अब अगर इनके ऑपोजिशन देखी जाए, इनको मेन थ्रेट, मेन जो कंपटीशन है यहाँ पर, राइवलरी है, दैट इज बिटवीन इजराइल एंड ईरान। सऊदी अरेबिया की कोई खास दमखम वाली बात नहीं है सऊदी अरेबिया में, वो मतलब उतना लड़ाई नहीं कर पाएंगे ईरान के साथ, उनको पता है, इसलिए वो अलायंस करते किए हुए हैं इजराइल और अमेरिका के साथ। अच्छा, तो अपने आप को बचाने के लिए, मतलब बेसिकली जो इनका है इजराइल वर्सेस ईरान है, बेसिकली इजराइल वर्सेस ईरान है। और अगर हम इसकी, ईरान के 3 मकसद हैं जो इनसे हल होते हैं। एक तो वो कि लड़ाई जो है वो अपने बॉर्डर से दूर रखते हैं, ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाने से लड़ाई ईरान के बॉर्डर से दूर रहती है, नंबर 1। नंबर 2 इनका ये है कि इस पूरे रीजन में, मिडिल ईस्ट में, वो वेपन्स एंड इक्विपमेंट की सप्लाई उनकी सब कंट्रीज में चलती रहती है। और तीसरा ये है कि उनका अपना इन्फ्लुएंस इस एरिया में कायम रहता है। ये 3 मेन एरियाज हैं जिसके जो की अचीवमेंट जो कर रहे हैं इसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के कारण ईरान। अब अगर हम जी सॉरी नहीं, बस मेरा इसमें फॉलोअप सवाल ये था कि ठीक है, ये दो इनकी प्रॉक्सीज आपने नेम हो गई। पहला तो ये था पॉइंट कि ये प्रॉक्सीज, जैसे ईरान की प्रॉक्सीज, और आपने कहा कि इजराइल और यूएस के भी प्रॉक्सीज हैं इराक में, सीरिया में, बट ऑल ऑफ दीज प्रॉक्सीज वर एबल टू गेट फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द इंस्टेबिलिटी, कि भाई आपने इराक में इन्वेजन कर दिया, आपने लिबिया में कर दिया, लिबिया में भी अपनी इनकी इंटरनल प्रॉक्सी वॉर चल रही हैं जी। क्या वो जो जब डिस्टेबलाइजेशन हुई थी उसके पहले भी प्रॉक्सीज प्रेजेंट थे, या ये डिस्टेबलाइजेशन के बाद ही मतलब इतने सारे प्रॉक्सीज हैं? ये ज्यादा प्रॉक्सीज इनको, ये जो इराक के अंदर अमेरिका के फोर्सेज आने के बाद जब उनको थ्रेट लगा ईरान को कि हमारे चारों तरफ से हमें घेरा जा रहा, तो ईरान ने अपने प्रॉक्सीज खड़े करने ज्यादा शुरू कर दिए। उससे पहले थोड़ा बहुत था, ज्यादा नहीं था इनका। उससे पहले तो ये एक रिएक्शन था कि भाई आपने इराक को आपने गिरा दिया है, सीरिया को गिरा दिया। लेकिन अमेरिकन्स का भी रिएक्शन था टू ईरानियन रेवोल्यूशन। शुरू में ईरानी की रेवोल्यूशन हुई, सऊदी अरेबिया को थ्रेट हुई, सऊदी अरेबिया ने रिएक्ट किया और उसने इजराइल और अमेरिका के, इजराइल के साथ मिलके अमेरिका की सपोर्ट किया, तो उसने यहाँ पे इस एरिया के अंदर अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही वो बढ़ने लगा, ईरान को थ्रेटन हुआ, तो ईरान ने अपने प्रॉक्सीज वहां पे खड़े करने शुरू कर दिए। इट इज रिएक्शन वर्सेस रिएक्शन। एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, मतलब ईरानियन रेवोल्यूशन भी एक रिएक्शन था कि मतलब 1953 में ईरान में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको CIA ने जाके गिराया ब्रिटिशर्स के कहने पर। तो वहाँ पे एक शाह का रूल आया जो कि बहुत ही एक डिक्टेटरशिप टाइप का था।
तो वो बिल्कुल। लोग उससे नाखुश थे, तो वो भी एक रिएक्शन था। अगर आप देखा जाए तो सारी कहानी वहीं से शुरू होती है कि भाई आप एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कंट्री बन चुके थे, और वेस्टर्न गवर्नमेंट जो बोलती हैं कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, भाई ईरान में डेमोक्रेसी थी, आपने जाके उसको गिराया बिकॉज आपके ऑयल अपने आपके ऑयल इंटरेस्ट थे। उसके चक्कर में फिर ये डिक्टेटरशिप आई, फिर ईरानियन रेवोल्यूशन आया, फिर आप बोलते हो कि भाई अरे यहाँ तो डेमोक्रेसी आ नहीं सकती। So it's like the reaction to a इट इज reaction to a इट इज reaction लाइक to a दैट, reaction. क्योंकि ऐसा है Yeah, कि ये जहाँ डेमोक्रेसीज जो हैं वर्ल्ड के अंदर, अगर आप डेमोक्रेसीज को देखें आज के दिन, सभी डेमोक्रेसीज तकरीबन तकरीबन मैनेज्ड हैं। right. ऐसी कोई डेमोक्रेसी नहीं है जो कि टोटल, यस यू कैन से कि इन दी डेवलपिंग कंट्रीज, आई एम टॉकिंग डेवलप्ड कंट्रीज की बात नहीं कर रहे हैं हम, डेवलपिंग Mm-hmm. कंट्रीज में तकरीबन सभी में ऐसी हालत है कि मैनेज्ड डेमोक्रेसीज है। किसी Right. डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है कि पीपल्स विल पूरी तरह से लागू है, ऐसा कुछ नहीं नहीं, अगर आप ये वेस्टर्न कंट्रीज भी देखो, हम थोड़ा सा डिटूर ले रहे हैं, बट इफ यू लुक एट द वेस्टर्न कंट्रीज आल्सो, वहाँ पे भी है। मतलब पीपल्स विल आर रियली नॉट। अगर आप यहाँ पे नो, यूएस इट में इज भी रियली देख लो, नॉट देयर, इट इज रियली नॉट देयर। या सो मतलब जी। देयर आर इश्यूज जहाँ पे 80% मतलब लोग जो हैं वो चाहते हैं इम्प्लीमेंट करना, लेकिन जो एलिट्स हैं उनकी वो वो चाह नहीं है, तो वो कम्प्लीट इम्प्लीमेंट नहीं होता। सो दैट्स नॉट डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इट इज नॉट सेम थिंग इज इन इंडिया ऑल्सो, एवरीवेयर या इट इज इलीट कंट्रोल चल रहा है सब जगह पे। एलीट कंट्रोल चल रहा सेम था। पाकिस्तान में भी यही प्रॉब्लम चल रही है, इमरान खान के रेजिस्टेंस जो है इलीट के खिलाफ है। इलीट राइट। और आर्मी का अलायंस है उधर पाकिस्तान में, और उनको अगेन अमेरिका की सपोर्ट है, बिकॉज अमेरिका वांट्स कन्वीनियंट Yeah, it is पीपल convenient to हैंडलर्स। deal with a dictator यस, rather than कन्वीनियंट पीपल। yeah, deal with a bunch of people who have their own, who are taking care of their own interests. करेक्ट, पर अगर हम जिनको की पीपल्स प्रेशर आ सकता है, इसलिए वो उनको डील नहीं, उनको पसंद आता है कि मैं आर्मी से डील कर लूं, कन्वीनियंट है उनके करेक्ट, तो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक, लिए। तो जी। अभी हमने इनके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात किया। अब हमारे बस 3-4 मिनट है। जी। इसमें अगर हम ये बात करें कि भाई इनकी कैपेबिलिटीज जो हैं, अगर आप जैसे मान लो आप इसराइल की कैपेबिलिटी को मान लो, अगर आप 10 रखो, राइट, जी। तो उसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस रखते हुए हाउ वुड यू रेट, जस्ट टू गिव अ ब्रीफ आइडिया, कि हिजबुल्लाह की कैपेबिलिटी उसके कंपैरिजन में क्या होगी, पीआईजे हमास की कैपेबिलिटी क्या है, यमन में हुतीस की क्या है, इराक मिलिशियाज और सीरिया मिलिशियाज की कैपेबिलिटी क्या होगी? इफ यू कुड एलैबोरेट ऑन दैट अ लिटिल बिट। या हमस की कैपेबिलिटी सामने जाहिर हो रही है। हमस को इसराइल इसराइल डिफेंस फोर्सेस डिफीट नहीं हरा नहीं पा रहे हैं, राइट। लेकिन हमस इसराइल को भी हरा नहीं पा रहा है। हमस मार खा रहा है, लेकिन इसराइल उसको पूरी तरह से मार नहीं पा रहा है। हिजबुल्लाह नॉर्थ, अगर इसी समय पे हिजबुल्लाह अगर अटैक करता है इसराइल के ऊपर, तो इसराइल इस टाइम कॉर्नर हो जाता है। हमस जो है वो नॉर्थ इसराइल को काफी नुकसान पहुंचाएगा, हिजबुल्लाह सॉरी, हिजबुल्लाह नॉर्थ इसराइल को काफी नुकसान पहुंचाएगा। अगर वेस्ट बैंक की बात करें, वेस्ट बैंक में कोई खास ऐसी प्रॉक्सी कोई स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सीज नहीं है इनकी। वहां पे कोई मतलब ऐसा कोई चीज मजबूत इनके पास स्थिति नहीं है इनकी मुस्लिम्स की। अब अगर हम बात करें कि वील कम टू एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, 1 मिनट के लिए, ईरान ने जनरल सुलेमानी को हेड बनाया था इन एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को, सबको कोऑर्डिनेट करने का, सबको खड़ा करने का, और सुलेमानी ने बड़ा रोल अदा किया था इस काम में। सुलेमानी वाज द ब्रेन बिहाइंड ऑल दिस प्रॉक्सीज एंड द राइट। एक्सेस, डेवलपिंग द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। और वो एक कासिम मेजर सुलेमानी। थ्रेट था वेस्टर्न राइट। कंट्रीज के लिए। इसीलिए ट्रंप के, जब प्रेसिडेंट ट्रंप, यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप थे, उस टाइम पे उन्होंने सुलेमानी को मार असैसिनेट गिराया कर था। दिया। राइट। एसएस उसको मार दिया था मिसाइल ड्रोन अटैक से। एंड दैट वाज, प्रेसिडेंट ट्रंप ने पब्लिकली अपना स्पीच में बोला था कि यस वी हैव एलिमिनेटेड सुलेमानी बिकॉज ही वाज अ थ्रेट टू अस। सो आफ्टर दैट वो दे हैव कंटिन्यूड, ईरान हैज कंटिन्यूड इन दिस ऑन द सेम पाथ। अगर हम इजराइल और ईरान की बात करें, तो ईरान से डिस्टेंस 970 किलोमीटर पड़ता है डायरेक्ट क्रो फ्लाइंग डिस्टेंस, अगर मिसाइल्स का टारगेट की बात करें तो। ईरान और इसराइल के बीच में एक सीरिया आता है कंट्री, अगर आप उसके मैप को दिखा दें तो। आई ईरान डायरेक्टली इसराइल के अंदर डायरेक्ट नहीं जा सकता, उसको सीरिया के थ्रू जाना पड़ेगा या इराक के थ्रू जाना पड़ेगा।
राइट। आई थिंक हमें इसके ऊपर एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा जिसमें जी हम इसको वॉर गेम करें, सिमुलेट करें जी कि अगर इसराइल और ईरान की वॉर होती है ओके तो उसमें क्या क्या कैपेबिलिटीज ईरान के पास है, क्या क्या कैपेबिलिटीज उसकी प्रॉक्सीज के पास हैं, या और इसराइल के पास क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, और या यूएस की एंट्री होने की क्या क्या चांसेस हैं। या So let's do another podcast on this, and let's ओके go deeper into this in the next करेक्ट podcast, ठीक right? So ओके for now, let's call it a day. तो हमने ओके सीखा कि इरानियन एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, और उनकी क्या कैपेबिलिटीज है, थोड़ा बहुत उसमें हम गए, और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब उसकी ज़रूरत क्या पड़ी, तो उसके बारे में हमने आज सीखा। सो थैंक यू सो मच हमें इतना ज्ञान देने के लिए। For the people who are watching, I hope you like it. Please subscribe, comment, like, share to support our channel. Patreon पे आप जा सकते हैं to become a member, to donate stuff to us so that we can continue to do all these interviews and teach people about all the geopolitical matters of the world. So thank you so much. थैंक्स अ लॉट थैंक यू Bye. बाय